हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हमारे चैनल टेक ऑन टारगेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है क्यूबरनेटिस के इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट, आप बोलना बंद करें, बातें कम करें और जो उसकी जो आपने जो एम बनाया है उसकी तरफ आप जो भी आपके ज़रूरी स्टेप्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। तो इसी विचार से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुबरनेटिस डॉकर स्वार्म से अलग कैसे है। दोनों ही ऑर्केस्ट्रेशन टूल हैं। बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। हम उनके बिहाफ पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन और क्लस्टर कॉन्फ़िग करना, कुबरनेटिस पे चीज़ें सेटअप करना। क्लस्टर अगर आप खुद का ऑन प्रेम क्लस्टर बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बनाना। वही डॉकर स्वार्म में वो इजी है। आजकल के टाइम में हम खुद का ऑन प्रेम सिस्टम तो ज़्यादा, सेल्फ होस्टेड सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्लाउड होस्टेड सिस्टम ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देन हमारे पास GUI है। कुबरनेटिस के पास, अब कुबरनेटिस में हमें GUI डैशबोर्ड मिलता है जो कि डॉकर स्वार्म में अवेलेबल नहीं है। स्केलेबिलिटी की बात करें, हाईली स्केलेबल हम अपने इंफ्रा को बना सकते हैं, बट स्केलेबिलिटी के साथ ऑटो स्केलिंग की बात आती है, वो डॉकर स्वार्म प्रोवाइड नहीं करता है। जो कि इसमें मेजर मेरे को ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि नाइट में भी आपकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टाइम में और ज़्यादा लोड आता है उस पर, और उस टाइम पे आपके वर्कर नोड 25-30 बन जाते हैं, और बाद में मे बी नाइट टाइम में आपका ट्रैफिक घटता है और आपके जो वर्कर नोड कम हो जाते हैं। तो वो इस तरह की, उसके हिसाब से आपके जो पोर्ट भी तो आपके कम होने चाहिए, बट वो डॉकर स्वार्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद लोड बैलेंसिंग है और रोलिंग अपडेट एंड रोल बैक है। रोलिंग अपडेट और रोल बैक दोनों में होता है, लेकिन ऑटोमेटिक रोल बैक का ऑप्शन डॉकर स्वार्म में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुबरनेटिस है क्या। वैसे इस क्वेश्चन को पहले होना चाहिए था, बट चलो इसको भी लेते हैं कि कुबरनेटिस है क्या। कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ठीक है ना, जिसमें हम कंटेनर को, इन्वायरमेंट को मैनेज करना, मॉनिटर करना, स्केल करना, इस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, हाउ आर कुबरनेटिस एंड डॉकर रिलेटेड। अगर हम बात करें कुबरनेटिस की, तो कुबरनेटिस प्लेयर है और डॉकर उस एक खेल के टूल हैं। मान लो क्रिकेट में हमारे पास बैट बॉल होता है, तो डॉकर एक बैट मतलब उस टूल्स की तरह लेते हैं, और कुबरनेटिस प्लेयर है। एंड अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, इसका लोगो देखें, तो आपको कुबरनेटिस जहाज के पहिए की तरह दिखेगा और डॉकर एक जहाज पे बहुत सारे कंटेनर की तरह दिखेगा। तो कुबरनेटिस एक तरह से ड्राइवर है आपकी शिप का, जिसमें कि बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं, और वो इजीली उनको, उनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाएगा। अगर कंटेनर ना हो, जहाज ना, तो ड्राइवर का भी क्या काम। तो आप दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बेटर उस डॉकर कंटेनर को उसके जो गोल्स है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम कुबरनेटिस का इस्तेमाल करते हैं। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है। जैसे कि हमने पहले हमारी एप्लीकेशन एक VM पे होस्ट होती थी, ठीक है। उसके बाद हमने उस पे जैसे डॉकर डॉकर के थ्रू कंटेनर बनाने स्टार्ट करें। अब मान लो जब तो एक दो कंटेनर तो ठीक थे, लेकिन जब एप्लीकेशन बढ़ने लगती है, आपके कंटेनर 1 से 1000 तक जा रहे हैं, तो उनको लुकआउट कौन करेगा, स्केल कौन करेगा। जब वो स्केल होंगे तो नेटवर्किंग कौन करेगा, रोल आउट उनमें कैसे होंगे, जब रोल आउट होंगे तो विदाउट डाउन टाइम हो, वो कैसे आप अचीव करेंगे। अचीवेबल थे, लेकिन इतना ज़्यादा वो कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते थे। उनके लिए हमारे पास कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल आए। हमारी जो हेडेक्स थी वर्कलोड के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, सिक्योर वे में कम्युनिकेशन हो, एक
नेटवर्क पॉलिसीज के अंडर कम्युनिकेशन हो, लाइफ साइकिल है, और नेटवर्किंग है, लोड बैलेंसिंग है, ये सारे टास्क हमारा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो टूल है वो करता है, और हमारा बहुत सारा हेडेक इसकी वजह से बचता है, और काम एफिशिएंट वे में, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट वे में हम कर पाते हैं। और हमें कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए क्यों? तो अगर पिछला क्वेश्चन ही हम देखें तो उसमें हमने ये देखा कि वाई व्हाट है क्या वो। अब देखिए, एक जहाज है, ठीक है, और उसमें कंटेनर पड़े हुए थे। एक कुशल आपको ड्राइवर चाहिए, जिसको आप कैप्टन भी कहते हैं। अगर वो ना हो तो चीज़ों का अपने एक सही ढंग से वो काम नहीं कर पाएंगी। चीज़ों को एक पर्टिकुलर वे में, मैनेज्ड वे में काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुशल, ट्रेंड, जो चीज़ों को मैनेज कर सके, एक ऐसा आदमी चाहिए। वो आदमी हमारे पास कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है, मतलब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन वो पोस्ट है, और कभी वो कुबरटिस आए या डॉकर स्वान आए, वो आपकी इच्छा पे है, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ यूज केसेस है कि कंट्रोल एंड ऑटोमेट द वेरियस टास्क, डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग टाइम, स्केलिंग बिकम इजी। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है वो हेल्प करता है। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो थोड़े बेसिक लेवल पर है, धीरे धीरे हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, होस्ट पे और कंटेनर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में क्या फ़र्क है? होस्ट यानी आप कह सकते हैं बेयर मेटल, वीएम, EC2 इंस्टांस कह सकते हैं आप। आपका जो एप्लीकेशन है, आप उसको होस्ट पे डाल दिया आपने, ठीक है। उस होस्ट पे जो एप्लीकेशन है आपकी आपने डाल दी है, आपका OS है, कर्नल है, उसके ऊपर आपकी लाइब्रेरीज हैं। अब आपने वहाँ पे कोई और पैकेज भी डालना है, बाकी कुछ और एप्लीकेशन डालनी है, उसकी भी आपने लाइब्रेरी वहाँ पे डाली, उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन डाली, तो एक दूसरे के साथ वो इंटरनेट हो जाती हैं, वो एक दूसरे इंटरेक्ट कर सकती हैं। बट इन केस ऑफ कंटेनर आपके पास स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, OS है, और देन कर्नल है, देन हमारे पास एक कंटेनर के अंदर सिर्फ उसी की लाइब्रेरी रहेगी, उसका दूसरे कंटेनर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपस में आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट रहेंगे। आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट होने से क्या, इनकी लाइब्रेरी से अलग रहेगी, ये दूसरे की वर्किंग में कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फीचर ऑफ कुबरटिस, कुबरटिस के ढेर सारे फीचर हैं। चीज़ों को ऑटोमेट करना, सर्विस डिस्कवरी करना, और लोड बैलेंसिंग करना। सर्विस डिस्कवरी, क्योंकि जैसे कुबरटिस में अलग अलग सर्विस बनी होती हैं। अब जैसे हमारे इंस्टांस स्केल अप कर रहे हैं, तो आ, उनके उनकी आईपी का ध्यान कैसे रखेंगे आप, और रन टाइम में कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए भी मैकेनिज्म है सर्विस का। सर्विस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है, और हमें बैक जो पोर्ट नए बन रहे हैं या पोर्ट डिलीट हो रहे हैं उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सर्विस बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग का भी काम करती है, और स्टोरेज ऑपरेशन, इसमें जैसे स्टेटफुल सेटअप बना सकते हैं हम। सेल्फ फिलिंग फीचर, ये हमें ना तो होस्ट में मिलता है, ना तो सिर्फ कंटेनर मिलता है, ये हमें क्यूबरनेटिस में मिलता है। जैसे हमने प्रॉप कॉन्फ़िगर करे, ठीक है ना, लाइब्रेरीज करिए, उसमें क्या हुआ कि जैसे हमारे कंटेनर में कुछ इश्यू आया और उसने हेल्थ चेक देना बंद कर दिया, कुबरनेटिस क्या करेगा, उसको पोर्ट को डिलीट करेगा और उसकी जगह नया पोर्ट क्रिएट कर देगा, और वो हमारी एप्लीकेशन वर्किंग में आ जाएगी। तो हमने इससे डाउन टाइम बचा लिया, और एफिशिएंट वे में हमारी अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। सीक्रेट बना सकते हैं हम, कन्फिग मैप, सीक्रेट मैप का इस्तेमाल करके अपने सीक्रेट्स को, कन्फिगरेशन को एक मतलब उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, बैच एग्जीक्यूशन है, जितना चाहे जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है हमारी उतने हिसाब से बढ़ सकते हैं। रोल बैक हो रहे हैं, रोल आउट्स हो रहे हैं, जैसे कि वर्जन 1 में वर्जन 2 पे जाना विदाउट डाउन टाइम बहुत इजी है। वो आपको स्ट्रेटजी आपने कौन सी यूज़ करनी है, आपके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो उस पर काफ़ी चीज़ डिपेंड करेंगे। लेकिन रोल बैक और रोल आउट बहुत ईजिली अचीवेबल है
अगर मैं बात करूँ तो कुबरनेटिस से। ओके, बट डस सिंप्लीफाई कंटेनर डूज। जैसे हमारे पास वेब टायर है, एप्लीकेशन टायर है, डेटाबेस टायर है, और जो भी हमारे पास ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन कराना, उनका मैनेजमेंट करना, ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन बहुत से इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम सर्विस बनाई हमने, ठीक है ना, मे बी एनएस अलग नेम स्पेस में एक वहाँ पे एक्सटर्नल नेम नाम की सर्विस बना ली, देन उनसे कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इफ एफिशिएंट वे में होता है। देर इज अभी तक मेरे को वहाँ पे कोई ग्लिच ऐसा फाउंड नहीं हुआ है, इट्स वर्क बेटर। ओके, जी के क्या है, ए केस क्या है और ई केस क्या है। हमारे पास तीन मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, गूगल, अमेजोन एंड AWS। इन ये तीनों कुबरनेटिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो कुबरनेटिस सर्विस होगा, ये गूगल, अजोर और इलास्टिक EKS हमारे पास AWS की है। तीन तीनों AWS की होस्टेड सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, और इनकी में जो हाईली वेरिएबल की बनाने की जिम्मेदारी और मास्टर प्लेन है उसकी जिम्मेदारी क्लाउड खुद उठाता है, और हमें वर्कर नोड और अपनी एप्लीकेशन की ही सिर्फ इसमें जो मेन हेडेक लेनी होती है। kubectl क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि कुबरनेटिस में हमारे पास GUI है, डैशबोर्ड है, बट जैसे हम चीज़ें GUI से करते हैं तो उनमें रीयूजेबिलिटी घट जाती है, हमें सभी स्टेप्स द्वारा से परफॉर्म करने होंगे। लेकिन व्हेन अगर हम उसी कोड को, उन्हीं स्टेप्स को रिटर्न में लिख लें इन द फॉर्म ऑफ कोड और उनको रन करें, तो हमारी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमें टाइम जस्ट फर्स्ट टाइम जो लगेगा कोड लिखने में वही लगेगा, सेकंड टाइम हमारे पास इजीली हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाएंगे। मान लो हमारी पूरी एप्लीकेशन चली गई, पूरा क्लस्टर चला गया किसी भी रीजन से XYZ, हमने क्या किया, एक नया क्लस्टर लिया, उसमें हमारा जो कोड है डाला, सारी एप्लीकेशन हमारी लाइन से अप आ जाएगी, ठीक है ना। kubectl क्या है? कुबरनेटिस कमांड लाइन टूल है, जिसको हम kubectl कहते हैं। उसको हम अपने इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, और उससे हम कुबरनेटिस क्लस्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, और कुछ भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, लॉग देखने हैं, ये सब चीज़ें हम कर पाएंगे। क्यूबलेट क्या है? क्यूबलेट वर्कर नोड जो हमारे पास होते हैं वहाँ उसका एक हिस्सा है। इसका मतलब एक एजेंट की तरह, क्यूबरनेटिस के एक एजेंट की तरह काम करता है, और हमारे जो पॉड्स होते हैं वर्कर नोड में जो हम बनाते हैं एप्लीकेशन, उनको मैनेज करना होता है, इसका मेन काम। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर? क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं? इसके लिए हम पूरा आर्किटेक्चर देखना होगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास एक कंट्रोल प्लेन होता है, वर्कर नोड होते हैं, और जो मेन इसके कंपोनेंट है कंट्रोल प्लेन के, वो API सर्वर है। API सर्वर इस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर किससे बात करेगा? वर्कर नोड से। मतलब हमें बात करनी है, जैसे हम kubectl गेट पॉड्स करते हैं, तो हमारी कमांड जो हमने रन करी है kubectl के थ्रू, वो किससे इंटरेक्ट कर रही है? वो API सर्वर से करती है। API सर्वर उसके बिहाफ पे ज़्यादा कंट्रोल, फिर कंट्रोल प्लेन से बात करेगा, फिर वो etcd से बात करेगा, और देन शेड्यूलर से बात करेगा अकॉर्डिंग टू जो हमने पास की है उसको। देन वो इंस्ट्रक्शन को अगर वर्कर नोड पे लागू करना है तो वहाँ पे करेगा, ठीक है ना। वो काम कम्युनिकेशन काम API सर्वर करेगा। कंट्रोल प्लेन का काम कंट्रोल करना है हमारे कुबरनेटिस के प्रोसेसेस को। देन हमारे पास शेड्यूलर है। शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूलर हमने रिक्वेस्ट भेजी kubectl रन nginx -nginx, nginx का एक पोर्ट बनाओ, तो nginx का पोर्ट ये कहाँ बनाएगा? जैसे तीन हमारे पास वर्कर नोड है, तो उसको उसका सिलेक्शन किस बेस पे होगा? वो सिलेक्शन शेड्यूलर करेगा कि किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा फ्री है, वो उनमें से वहाँ पे शेड्यूल कर देगा, ठीक है। और जो सारा काम हो रहा है, मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन पास करी थी nginx की, क्या उसको बोला था बनाने को, कौन सा पोर्ट कहाँ पे बनाने को बोला था, और कहाँ पे बनाया है शेड्यूलर ने, कंट्रोल मैनेजर का क्या डिसीजन था, है ना, वो सारी चीज़ें ATCD में राइट डाउन होंगी। आपकी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है,
वो हमारी ETCD में डन होगी। ठीक है, तो हमने कंट्रोल प्लेन, API और ये चारों पार्ट देख लिए। इसके अलावा जो हमारे पास पार्ट होता है वो हमारे पास होता है क्लाउड का। ऑन प्रेम में तो हमारे पास नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे होस्टेड क्लाउड होस्टेड कुबरनेटिस सर्विसेज हैं वहाँ पे ये क्लाउड मैनेजर कॉन्फ़िगर होता है, जो कुबरनेटिस क्लस्टर और क्लाउड प्रोवाइडर की जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो जैसे हमारे पास मान लो लोड बैलेंसर की सर्विस है, उसको इनेबल करना है, तो इसके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। इसके थ्रू जो हमारे सेटिंग्स है, जो कमांड्स है, वो हम आगे भेजते हैं। इसमें हमारे पास एक चीज़ रह गई थी, वर्कर नोड में हमारे पास क्यूबलेट और क्यू प्रॉक्सी होते हैं। क्यूबलेट तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया है क्यूबलेट क्या है। क्यू प्रॉक्सी क्यों हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्कर नोड में सिर्फ दो ही चीज़ें मेन होती हैं, क्यूबलेट और क्यू प्रॉक्सी। क्यूबलेट ने मैनेज तो कर लिया, लेकिन मान लो हमने जैसे एंजिनिस को बोला कि रन पोर्ट बन जाए, लेकिन जैसे आप को उस एंजिनिस को वेब जो उसने वेब एप्लीकेशन उसको असेस करना है, वो असेस कराने के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है? क्यू प्रॉक्सी है। जो नेटवर्किंग होनी है, आईपी साइन करनी है, नेटवर्किंग वाला सारा क्यू प्रॉक्सी देखेगा। ठीक है, तो ये सब मेजर कंपोनेंट थे कुबरनेटिस के। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज इन द कुबरनेटिस। हमारे पास 4 तरह की मेन सर्विस रहती हैं: क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर एंड एक्सटर्नल लिंक। क्लस्टर आईपी से हम, जो हमारा एक क्लस्टर है, उसमें कोई भी पोर्ट आपस में बात कर तभी कर सकेगा जब उसके पास क्लस्टर आईपी होगी। ठीक है, और देन हमारे पास नोड पोर्ट रहती है। इसमें हमारे पास 30,000 से लेकर 32,000 समथिंग, मतलब इस वाली रेंज के बीच में हमारे पास एक पोर्ट एलोकेट होता है। और हम नोड पोर्ट, यानी जो हमारा वर्कर नोड है उसकी आईपी और उस पोर्ट को अगर हिट करें तो हमारे पास रिस्पॉन्स उस नोड का आ जाए, उस पोर्ट का आएगा। मान लो एनजिनिक्स एक पोर्ट पे हमने एक डिप्लॉयमेंट बनाई जिसपे हमने एनजिनिक्स को बनाया। ठीक है, फिर हमने एक सर्विस बनाई नोड पोर्ट की और उसको सर्विस आपको आपस में अटैच किया। अब मैं बाहर से जब मैं हिट करूंगा नोड की आईपी प्लस वो पोर्ट, तो मेरे पास उस पोर्ट में जो जो बना होगा चीज़ें, वो चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, देन लास्ट थर्ड आती है हमारे पास लोड बैलेंसर। क्लाउड में ज़्यादातर यूज होने वाली सर्विस लोड बैलेंसर है। इसमें क्या रहता है कि हमारे पास जो क्लाउड का जो लोड बैलेंसर है वो एक लॉन्च होता है। लोड बैलेंसर कुबरनेटिस के बाहर का पार्ट है जो कि क्लाउड में लॉन्च होगा। ठीक है, उसकी एक आईपी मिलेगी। उस आईपी को जब हम हिट करेंगे वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा उस पोर्ट पे जिसपे हमने ये सर्विस को अप्लाई किया है। ठीक है, एक्सटर्नल नेम हमारे पास होता है। मान लो हमारे पास डेव इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे पास डेव की एप्लीकेशन का एक एनएस है और डेव डीबी का एक नेम स्पेस है। ठीक है, अब अलग अलग जो एप्लीकेशन है डेव ऐप में पड़ी हुई, उसको बात करनी है किससे? आपके डीबी से। तो जब वो बात करेगी तो डायरेक्टली तो बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि सर्विस को वो जब हिट करेगा तो कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, वो उसको रिजोल्व नहीं कर पाएगा। उसको रिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे वहाँ पे एक सर्विस बनी है माई एसक्यूएल के नाम से डेव डीबी में, जो कि डेव जो कि उसको सिर्फ उसी नेम स्पेस में रिजोल्व कर रही है। अब हमें एक एक्सटर्नल नेम नाम की सर्विस बनानी है माई एसक्यूएल के नाम से ही, जिसका टाइप एक्सटर्नल नेम रहेगा। उसमें हमें पाथ देना है उस वाली सर्विस का। देन वो आपकी डेव डीबी की माई एसक्यूएल की सर्विस डेव ऐप में रिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी बाय यूजिंग एक्सटर्नल नेम। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंग्रेस नेटवर्क क्या है, हाउ डज इट वर्क? इंग्रेस हम अब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी को भी हमारे क्लस्टर से बाहर से इंटरेक्ट करना है किसी भी पोर्ट के साथ, तो उसको इंग्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इतनी सारी सर्विस पढ़ी थी, उसमें नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ऐसी दो सर्विस थी जो कि ट्रैफिक को क्लस्टर के बाहर से एक्सेप्ट कर रही थी। सही है, बाकी एक्सटर्नल नेम और क्लस्टर आईपी तो इंटरनल के लिए थी जो हमने बनाई थी। अब जैसे मान लो उसमें भी नोड पोर्ट ऐसी है, उसको
फेवरेबल नहीं माना जाता इस्तेमाल करना प्रोड में। लोड बैलेंसर अगर हम इस्तेमाल करें, मान लो हमारे पास प्रोमीथियस है, ग्राफाना है और अलर्ट मैनेजर है, ठीक है। एक लोड बैलेंसर आपने अटैच कर लिया ग्राफाना के साथ और उसको असेस आप कर पा रहे हो। अब आपने अगर प्रोमीथियस को और अलर्ट मैनेजर को असेस करना है तो 2 लोड बैलेंसर और लॉन्च करो, ठीक है। इसी तरह से आपका लॉगिंग का होगा, उसके लिए भी आप अलग से 2-3 लॉन्च कर देंगे। मान लो फ्लुएंटी के लिए कर दिया, इलास्टिसर्च के लिए कर दिया। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन है, आपने उसको कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, जिस मान लो एक मोबाइल ऐप है, उसको भी आपने असेस करना बाहर से। आ, आप वहाँ भी आपके 2 वेब वेब की ऐसा कह सकते हैं कि जो वेब सर्वर आपने 2-3 होस्ट कर रखे हैं, आप उसको एक्सेस करने के लिए आपने एलवी लगा दिए, तो आपकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब भी आप कोई नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, इंफ्रा डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी का प्लस आपको, मैं कहूँगा, कॉस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कॉस्ट किसी भी हालत में मिनिमम रहे। बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्स वी प्रोड्यूस द बेस्ट एफर्ट, बेस्ट आउटपुट टू आवर क्लाइंट। मतलब ये चीज़ें हम अपने ज्यूम करके चलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हर किसी के लिए एक सेपरेट लोड बैलेंसर अटैच कर दिया। तो मतलब तो हमें यूज़ क्या करना है, यूज़ तो लोड बैलेंसर ही होगा, बट उस लोड बैलेंसर के साथ हम इंग्रेस यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक कंट्रोलर होगा, रिसोर्स होगा। उस रिसोर्स में हम रूल डिफाइन करेंगे। मान लो लोड बैलेंसर एक है, उसकी एक आईपी है, अगर उसमें मैं स्लैश गरफाना को डालूँ तो गरफाना वाले पोर्ट पे वो ट्रैफिक चला जाए। अगर मैं स्लैश प्रोमीथियस डालूँ, प्रोमीथियस वाले चला जाए, और स्लैश अलर्ट मैनेजर डालूँ, स्लैश लॉगिंग वाले डालूँ, तो मेरा एक ही एलबी से सारे काम लगभग हो गए। तो सेम आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी मिलेगी। इसमें आपने जैसे क्लाइंट लगाने हैं, HTTPS पे ट्रैफिक चलाना है, वो भी आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, जब हम अभी बात कर रहे थे इसके आर्किटेक्चर की, तब हमने वहाँ पे भी देखा था एक कंपोनेंट है जो ऑप्शनल है इन केस ऑफ क्लाउड। जब हम क्लाउड पे काम क्लाउड की कुबरनेटिस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तभी वो सामने आता है। तो उसका हमने टास्क देख लिया था कि स्टोरेज में एब्स्ट्रैक्टिंग करना और कुबरनेटिस और क्लाउड के बीच में कम्युनिकेशन कराना मेन टास्क इसका रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रेप्लिका सेट एंड ए रेप्लिकेशन कंट्रोलर? अगर पहले आपको ये बताऊं, दोनों करते ही हैं, दोनों का टास्क सेम है। मिनिमम नंबर ऑफ काउंट और एक काउंट को इंश्योर करना। मान लो आपने बोला है रेप्लिका सेट 3 कर दो एनजिनिक्स वाले पोर्ट की, ठीक है, जहाँ पे ऐप इजकल टू एनजिनिक्स लगा हुआ है। अब वो दोनों ही क्या करेंगे, जहाँ पे आपने बोला कि ऐप एनजिनिक्स है, उनके 3-3 पोर्ट होने चाहिए, वो 3-3 पोर्ट बना देंगे। दोनों यहाँ पे सेम काम करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, आज के टाइम में हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ नहीं करते, सिर्फ रेप्लिका सेट यूज़ करते हैं। क्योंकि ये आप देखेंगे कि इसमें हम सेट बेस्ड जो हमारे पास सेलेक्टर होते हैं वो काम करते हैं, जबकि उसमें आई थिंक इक्विटी बेस्ड जो सिलेक्टर हैं वो सिर्फ काम करते हैं। फ़र्क क्या रहता है, मैंने जब कंट्रोलर को कहा कि जिन पे भी ये लेवल लगा हुआ है ऐप इज इक्वल टू एनजिनिक्स, उनको 3 कर दो, तो दोनों ने कर दिया। लेकिन जब मैंने कहा ऐप इक्वल टू एनजिनिक्स, ऐप इज इक्वल टू या ऐप इज इक्वल टू अपाचे या ऐप इज इक्वल टू टॉमकैट है, इन तीनों में कोई भी मिल जाए तो उनके रेप्लिका सेट 3 बना दो। मतलब उनकी जो काउंट है उनको 3 कर दो पोर्ट का। तो उस केस में जो हमारा पास रेप्लिकेशन कंट्रोलर वो हाथ खड़े कर देगा कि भाई मेरे बस की नहीं है, और रेप्लिका सेट ही उसको कर पाएगा। तो इस तरह के जो हमारी चॉइसेस होती हैं, या इस तरह का जो हमारे पैटर्न होता है कि या तो ऐप इज इक्वल टू ये टॉमकैट हो, अपाचे हो या एनजिनिक्स हो, उनको हम सेट बेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। हेडलेस सर्विस, जैसे अगर आप, हमने भी सर्विस पढ़ी थी, 4 तरह की हमारे पास सर्विस थी, उसमें से हमने ये वाली सर्विस तो नहीं पढ़ी थी। तो ये सर्विस कौन सी है, मतलब ये है हमारे पास जो फर्स्ट सर्विस एक
हमारे पास जो फर्स्ट सर्विस थी क्लस्टर आईपी, उसी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन उसमें हम क्लस्टर आईपी का जो पोर्शन रहता है उस पर नन लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि इसको कोई आईपी नहीं मिलती है और ना कि इसमें लोड बैलेंसिंग होती है। अब ऐसा हम करते क्यों हैं? जैसे हमारे पास को स्टेटफुल सेट बनाना है, एक सिंगल पोर्ट है और उस पर हम चाहते हैं कि लोड बैलेंसिंग ना लगे और ना कोई आईपी असाइन हो, वो अपनी आईपी से ही उससे कम्युनिकेशन हो जाए, देन हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये मतलब कुछ एग्जांपल देने की बात हो रही है कि सिक्योरिटी मेजर कैसे बनाए हम। जैसे हम हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, मान लो अभी एग्जांपल हम इंजीनियर्स की ले रहे थे, तो इंजीनियर्स की एग्जांपल फिर से ले लेते हैं कि हमने जैसे इंजीनियर्स का रिसोर्स बना दिया, जहाँ जैंकिंग का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे CI/CD टूल है, तो मैक्सिमम वो कितना जाएगा, 4 GB या 5 GB, मैक्सिमम 8 GB। बट जैसे हमने वो 20 GB ऐसे ले रहा है, तो देर इज समथिंग, मतलब उस पोर्ट में कुछ ऐसा गलत हुआ है या उस कन्फिग्रेशन में कि वो रिसोर्सेज को मिस को बर्बाद कर रहा है। मतलब उस बिना जो हमने CI/CD चलाई है या कुछ जॉब चलाई है उसमें, मतलब हमें आइडिया तो रहता ही है कि ये चीज़ कितनी मेमोरी, कितना CPU कंज्यूम करेगा, बट वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, बाकियों को भी रिसोर्सेज देने हैं, बाकी जो एप्लीकेशन है, तो हम लिमिट लगा सकते हैं कि जो हमारे पास जैंकिंग है, तो भाई तुम सिर्फ 8 मेमोरी रैम ले सकते हो और 2 CPU ले सकते हो, इससे ऊपर तुम नहीं जाओगे, या 4, जो भी आप मतलब एक नंबर पे उसको सेट कर दोगे, इससे ऊपर तो भाई तू जाएगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। और ऑडिटिंग के लिए स्पॉट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ETC असेट, मतलब ETCD पे असेस तो सिर्फ हमें जैसे ऑन प्रेम सिस्टम होता है वहाँ पे ही होता है, और हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो ETCD का एसेस है वो स्पेसिफिक पर्सन के पास हो, मतलब कुछ ही पर्सन के पास हो जो ऑथराइज्ड है, और उनमें भी सिर्फ कुछ ही के पास हो, ताकि रिस्क है जो कि हमारी जितनी भी कन्फिग्रेशन सारी ETCD में स्टोर है, अगर ETCD गया तो क्यूबिनिटीज के साथ में चला जाएगा, ठीक है। और इसका बैकअप आप बनाएं, जैसे इन पे सर्विस पड़ी है रेगुलर बेसिस पे, तो बैकअप बने जिसको कि आप मान लो कुछ हो गया और आपका ETCD चला गया, आप जो पुराना बैकअप पड़ा है उससे इसको रिकवर कर लें, ठीक है। रेगुलरली आप अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करें, इन्वायरमेंट में नेटवर्क को सेगमेंट करें, रिसोर्स पॉलिसी को भी आप कर सकते हैं, कंटिन्यूस स्कैनिंग ऑफ वर्नेबिलिटी का क्या फंक्शन रहता है। जैसे हम बात करें वर्नेबिलिटी का मतलब है कि मैं कहाँ से कमज़ोर हूँ। मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी बाजू पे लगी है, आप उस साइड से आप कमज़ोर हैं। इन केस कोई पर्सन ऐसा जो आप पे अटैक करना चाहता है, अगर वो उस साइड से अटैक करेगा तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप इस तरफ से कमज़ोर हैं, और बंदा एक्सपोज जल्दी हो जाता है। तो कई टूल हैं, बाजू है वर्नेबिलिटी चेक के लिए, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अलग अलग टूल हैं और स्कैनिंग करें और उसकी, और इमेज की बात आती है कि जो ऑथराइज्ड रेपोजिटरी हैं वही से हमें यूज़ करना है। उसके अलावा अगर बात करें ऑथराइज्ड, अगर हम बात करें हेल्म चार्ट की, हेल्म चार्ट हम जैसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो वर्डप्रेस है, जेंकिंग है, तो इनके 20-30 उससे भी ज़्यादा हेल्म चार्ट अवेलेबल है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है जो इसका ऑफिशियल प्रोवाइडर है सिर्फ उसी से करें। किसी भी केस में हम दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे ना जाए। ओके, ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज एक कंपनी है, बिल्ड करती है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ओके, न्यूमरस प्रोजेक्ट। नाउ कंपनी मतलब जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कंपनी मतलब ज़्यादा बूम कर रही है तो स्केल करना चाहती है, एंड स्केल करने में ऐसा है कि आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर सब कुछ एक जगह पे है, आपको सेम बड़ा करना है
तो आपको सेम सारे रिसोर्स को ऑटो स्केल करना होगा, बट आपकी जो सर्विस है वो सिर्फ एक ही ऑटो स्केल होनी हो, आपने उसके चक्कर में 10 और स्केल कर रहे हैं, क्योंकि सब सारा कुछ तो एक साथ है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, मतलब कैसे आप मोनोलिथिक माइक्रोसर्विस में शिफ्ट होंगे, मतलब क्या आपकी अप्रोच रहेगी इसमें? मेरी अप्रोच तो ऐसे रहेगी कि जैसे अ, हमारे पास पूरा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस को अलग करें, पहले तो हम मिडिल वेयर को अलग करें, क्लाइंट को अलग करें, फ्रंट एंड की जो लेयर है उसको अलग करें, और उनमें से जितने क्या कंपोनेंट बन सकते हैं उनको बनाएं। देन उस इन्वायरमेंट से स्टार्ट करें, डेव में लें, फिर क्यूए में लें, देन प्रोड में। डेव में एक दो कंपोनेंट्स डालें पहले, उन पे टेस्टिंग स्टार्ट करें, इफ़ दे सक्सीड देन तीसरा कंपोनेंट, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे डेव को कंप्लीट करें। उस पे एप्लीकेशन को लाइव लाइव मतलब डेव के अकॉर्डिंग उसको लाइव करें और उसको टेस्ट करें। देन इफ सक्सीडेड देन क्यूए पे जाएं, क्यूए पे टेस्टेड कंप्लीट हो जाता है, देन फाइनली आप प्रोड पे विद परमिशन आप जाएं। तो वन बाय वन पहले एक कंपोनेंट बनाया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उनको देखा और उनको रिमूव किया, देन आप जाएं। ठीक। व्हाट इज द यूज केस ऑफ नेम स्पेस इन क्यूबरनेटिस? क्यूबरनेटिस में नेम स्पेस का यूज क्या है? जैसे हमारे पास अजोर में आपने काम किया होगा, उसमें हमारे पास रिसोर्स ग्रुप होते हैं। जितने भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, वी नेट बना लिया, वी एम बना लिया, वी एम बना लिया, एल बी बना लिया, प्राइवेट लिंक बना लिया है, वो सारे एक ही रिसोर्स ग्रुप आपको दिखते हैं। मान लो अपने क्यूए कन्वर्ट, आपने आपका एक डेव का एनवायरनमेंट है, ठीक है, डेव के अंदर ही आपके मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसको आपने अलग रखा हुआ है ना, और वेबसाइट वेब एप्लीकेशन है, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उनको जैसे हम एक लॉजिकल बाउंड्री बना देते हैं, जैसे जैसे मॉनिटरिंग की बात कर रहा था मैं, कि हमने एक नेम स्पेस बनाया एन एस मॉनिटरिंग, ठीक है। अब मॉनिटरिंग में मैंने डाल दिया प्रोमिस ग्राफाना अलर्ट मैनेजर, ठीक है। अब वो जैसे आप क्यूबसिटी गेट एन एस करेंगे, हाइफन एन मॉनिटरिंग देंगे, तो आपको वो रिसोर्स दिखेंगे। ये रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज से इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो डायरेक्ट सर्विस है, वो खुद को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब इनके साथ इन नेमस्पेस को आप यूज करके लॉजिकल बाउंड्री बना सकते हैं, ठीक है। नोड सिलेक्टर क्या है, उसका यूज केस क्या है? इसका मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे पास कोई पोड है, डेटाबेस का पोड है, और मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसको मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वाले में डालूँ, या कहीं भी डालूँ, मतलब उसके हाईली सीपीयू में जहाँ भी आप डालना चाहें, डेटाबेस है या कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मतलब मेरा नोड सेक्टर डालूंगा कि जो तुम्हें लार्ज इंस्टांस मिले तुम वहाँ पे जाके बन जाओ, ठीक है। अब वो देखेगा, टेबल ढूंढेगा कि जहाँ पे लार्ज है वहाँ पे मैं चला जाऊँ। इस केस के लिए हम यूज़ करता है पोर्ट को किसी स्पेसिफिक नोड पे भेजने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लार्ज वाले में फिर वही बनेगा, मतलब वो ये वाला पोर्ट सिर्फ लार्ज वाले में बनेगा, लार्ज वाले में बाकी बन सकते हैं, फ्री होगा तो ये बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। नोड एफिनिटी और इसका यूज केस क्या है? ऊपर वाले केस में नोड सेक्टर में एक दिक्कत थी कि भाई उसको मैंने बोला कि मान लो मीडियम की एग्जाम्पल लेते हैं, कि जहाँ पे मीडियम वाला हो वहाँ पे जाके बन जाए और बाकी जगह मत बनना। लेकिन अगर वो लार्ज पे बन जाता तो कोई दिक्कत तो थी नहीं, लार्ज वाला फ्री पड़ा हुआ है। तो हम क्या इसमें कह सकते हैं कि तू चाहे लार्ज वाले में बन जा, चाहे मीडियम वाले में बन जा, लेकिन दोनों दोनों में से किसी में भी बन बन सकता है, तो ठीक है। वो ऐसी कंडीशन देना, पास करना नोड सेक्टर में पॉसिबल नहीं था, वो हम नोड एफिनिटी में इजीली पास कर सकते हैं, कि तुम चाहे मीडियम बन जाओ, चाहे लार्ज बन जाओ, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज बन जाओ, ठीक है ना। जहाँ फिर ऐसा भी पास कर सकते हैं, नॉट इन माइक्रो या स्मॉल ऐसा। देन हमारे पास जो आता है टेंट एंड टॉलरेशन आता है, सॉरी फॉर स्पेलिंग हियर, TAINT है, टेंट एंड टॉलरेशन। अब नोड सिलेक्टर नोड एफिनिटी में हम कह रहे थे कि किसी पोर्ट को कि भाई तू इस वाले नोड पे इन इन वाले नोड पे जाके बन जा, ठीक है।
बट कोई एप्लीकेशन ऐसी है, मान लो उसको ऐप इसको टू लार्ज वाले पे जाना ही जाना था, ठीक है। अब लार्ज वाले पे तो पहले शेड्यूलर ने पहले से सारी एप्लीकेशन डाल दी। अब ये वाली वहां पे हो नहीं रही है, ठीक है। इस वाले इंस्टांस मतलब इस वाला जो पोर्ट है इसको सिर्फ सी में बनना था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेंट लगाएंगे कहाँ पर, अभी तक जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे वो हम कर रहे थे पोर्ट पे, हम ये टेंट लगाएंगे हमारे नोड पे। इस टेंट के लगाने के बाद इस पे कोई भी पॉड आपका डिप्लॉय नहीं होगा। कब डिप्लॉय होगा, जब उसके साथ टॉलरेशन पास होगी। टॉलरेशन कब पास करेंगे, जब हम उस पर्टिकुलर पॉड लगाना होगा। इस तरह से हम एक नोड को रिजर्व कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। डेमन सेट, डिप्लॉयमेंट और एप्लीकेशन कंट्रोलर में क्या फ़र्क है, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोलर तो आजकल यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम इसकी जगह जो इसका इन्हांस्ड वर्जन है एप्लीकेशन सेट की बात करते हैं। दोनों का काम सेम है, डिफरेंस हमने जान लिया है, ठीक है। डिप्लॉय रेप्लिकेशन सेट का काम ये रहता है कि 3 या 4 जो भी आपने काउंट है उसको मेंटेन करना पोर्ट का, ठीक है। इस डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट आगे रेप्लिका सेट ही बनाता है, लेकिन रेप्लिका सेट में अगर आप बात करो कि भाई तू V1 से V2 में शिफ्ट हो जा, V1 समझो हमारे पास इमेज थी V1, अब हमने उस पर कुछ चेंजेस किए और उसको नाम दे दिया V2, या V2 से V3 में चल रहे हैं, वो रेप्लिका कंट्रोलर में विदाउट डाउन टाइम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं, रेप्लिका सेट बनाता है, पुराना रेप्लिका सेट और नया रेप्लिका सेट। इसमें ये क्या करेगा, नए रेप्लिका सेट में पहले एक पोर्ट बनाएगा, ठीक है, पुराने से एक बंद करेगा, फिर यहाँ नए में दूसरा बनाएगा, पुराने से दूसरा बंद करेगा, इस तरीके से तीसरा बनाएगा, फिर तीसरा बंद करेगा, देन पिछले रेप्लिका सेट को जीरो कर देगा, डिलीट नहीं करेगा, जीरो कर देगा, और नए वाले को में हमारे पास जो रेप्लिका सेटअप वो तैयार हो जाएगा हमारे वर्जन 2 का, ठीक है। इनकेस मुझे लग रहा है वर्जन 2 में कुछ गड़बड़ है तो मैं रोल बैक भी कर सकता हूँ उस प्रीवियस वाले में, तो हमारे पास विदाउट डाउन टाइम हमें रोल आउट करना है, तो उसके लिए हमें डिप्लॉयमेंट यूज करना होता है। अब अब हम एक ऐसी एप्लीकेशन की एग्जांपल लेते हैं डेमन सेट के लिए। डेमन सेट पहले बता दूं काम क्या करता है, हमारे पास जितने नोड होंगे, वर्कर नोड होंगे, उतने ही ये पॉड बनाएगा, ठीक है। हमारे पास 5 वर्कर नोड है, तो हर एक वर्कर नोड में एक एक ये पॉड बना देगा, ठीक है। किसका बनाएगा वो बाद में देखते हैं। मान लो एक एप्लीकेशन है जिसमें रात के टाइम स्केल आउट हो जाता है और वर्कर नोड रहते हैं 5 और दिन के टाइम वो हो जाते हैं 25 या नियर अबाउट, ठीक है। तो विद जैसे जैसे हमारे पास वर्कर नोड बढ़े लोड के हिसाब से, वैसे वैसे डेमन एक पोर्ट भी वहाँ पे बढ़े, और जैसे वो घटे तो वहाँ पे मतलब इंश्योर करना हमारे पास वो पोर्ट हो ही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम डेमन सेट यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं, हमारे पास लॉगिंग और मॉनिटरिंग की एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। लॉगिंग और मेजरली लॉगिंग और मॉनिटरिंग रहता है। इस वजह से मॉनिटरिंग का पहले एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमारे पास नोड एक्सपोर्टर रहते हैं, वो हमें हर नोड पे चाहिए ताकि हम उसकी मैट्रिक्स को वहाँ पे एक्सपोज कर पाएं और बाद में प्रोमिसेस वहाँ से जाकर पुल कर लें, ठीक है। सेम एग्जांपल लॉगिंग के साथ लेते हैं, हमारे पास फ्लुएंट डी रहेगा, हम चाहते हैं फ्लुएंट डी हर नोड पे रहे, वहाँ पे उसकी मैट्रिक्स को निकाले, चल लॉग को निकाले जो जो हमने सेट कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, और उनको निकाल के पुश करें हमारे इलास्टिकसर्च पे, ठीक है। ये काम पॉसिबल है सिर्फ डेमन सेट के साथ। तो मॉनिटरिंग और लॉगिंग के लिए हम मेजर डेमन सेट इस्तेमाल करते हैं। कैन वी रन कुबरनेटिस लोकली, जैसे अभी तक हमने जो ज़्यादा बात करी है क्लाउड होस्टेड सिस्टम की ज़्यादा बात करी है, उसका रीज़न ये है कि इन टुडे टाइम जो क्लाउड में हाईली अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वो इंश्योर कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेफरिंग क्लाउड मोर इन टुडे टाइम, क्योंकि उनमें आपकी जो जो
मतलब एक आपको लोकल बंदे रखने पड़ेंगे उस हिसाब से, डेटा सेंटर मैप करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रखने पड़ेंगे। बट जो क्लाउड आपको सिक्योरिटी दे रहा है वो मतलब बेस्ट है आज। और इफ जहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर की बात है, यस वी कैन रन द कुबरनेटिस लोकली। इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, मिनी क्यूब से कर सकते हैं। मिनी क्यूब सिंगल नोड क्लस्टर रहता है हमारे पास, ठीक है। क्यूबिडियन से भी कर सकते हैं, प्लस हम अगर हम चाहें तो अलग अलग बाइंड्रीज हैं हमारे पास, जैसे क्यूबलेट की अलग हो गई, और जितने भी कंपोनेंट है, शेड्यूलर, एपीआई सर्वर, उनकी हम बाइनरी डाउनलोड करें और उनको कन्फिग करें और उसके कन्फिग के साथ रन करें, और सारे पार्ट को हम इंडिपेंडेंटली कन्फिगर कर सकते हैं और इजीली, मतलब इजीली तो नहीं, सेटअप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, बट वंस इट्स डन इट्स वर्क स्मूथ। ओके, पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बजट, पीडीबी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे एनजीएक्स की, वेब सर्वर की, मिडलवेयर की, डेटाबेस की। हमारे पास एप्लीकेशन है जिसका रैपिड सेट 3 है या 4 है, जो भी आपने 10 रखा हुआ है। अब आपकी एप्लीकेशन को लाइव रखने के लिए मतलब यूजर के साथ वो कोऑर्डिनेट करती रहे, उस केस में आपको चाहिए क्या होगा कि आपको इंश्योर करना है कि आपके 3 पोर्ट हमेशा लाइव रहें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बजट बना सकते हैं। ये करता क्या है, जैसे क्लाउड में या आपका इंस्टांस है वो मेंटेनेंस के लिए तो जाएगा जाएगा कभी ना कभी। तो जब वो मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, मे बी ऑप्शन है, हो सकती है ऐसा कि आपके पास बाकी इंस्टांस ना हो जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को शिफ्ट हो। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला नोड तो गया और दूसरा नोड है नहीं, तो रिसोर्स एलोकेट आएंगे कहाँ पे। तो आ, हम वहाँ पे पोर्ट डिस्ट्रप्शन बजट बनाते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कभी भी नोड जो है ड्रेन आउट हो, उसको ड्रेन आउट ना होने दे। आपका जो नोड है वो तब तक उसको ड्रेन नहीं होने देगा जब तक इसको रिसोर्स नहीं आ जाते। वंस इट्स गेट रिसोर्सेज, ये अपने पोर्ट को दूसरे पे शिफ्ट करेगा। बाकी रिसोर्स रहेंगे जिन पे पीडीबी नहीं लगा हुआ है वो जरूर डिलीट हो जाएंगे। मतलब अगर आपको लिए वो जरूरी है तो उन पे भी आप पीडीबी लगाएं, लेकिन जब तक पीडीबी वाला रिसोर्स उस नोड पे रहेगा वो ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो हम ये सारे जो स्टेप्स हैं हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये हम हाईली अवेलेबिलिटी के लिए कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन हमेशा यूज़र के लिए उपलब्ध रहे और उसको एक्सपीरियंस अच्छा रहे। पीवी एंड पीवीसी की बात हो रही है। पीवी हमारे पास परसिस्टेंट वॉल्यूम और पीवीसी हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है। हमारी एप्लीकेशन है उसका कुछ डेटा है जो कि हमें परसिस्ट कराना है। मान लो क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट है, कंटेनर है, इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट रहता है, मतलब थोड़ा कम लाइफ साइकिल रहता है इनका। तो हम क्या कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कि हम जैसे वॉल्यूम बनाने के और भी तरीके हैं, बट हम परसिस्टेंट वॉल्यूम जैसे अज्योर में हम अज्योर फाइल शेयर का इस्तेमाल करते हैं। फाइल शेयर अलग से सर्विस है, वहाँ पे हमारा डाटा स्टेक होता रहता है। इनकेस मान लो पोर्ट गया, पोर्ट 1 गया, पोर्ट 2 उसकी जगह आया, वो उसके पास सेम फाइल्स अवेलेबल रहेंगी, सेम डाटा अवेलेबल रहेगा, जिससे कि हमारी जो वर्किंग है जिसमें हमें डाटा को परसिस्ट कराना है वो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो फाइल शेयर बनाया हमने या कोई भी स्टोरेज है, उसका हम पहले एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते थे, परसिस्टेंट वॉल्यूम बना के रखते थे कि ये हाई हाई सीपीयू है, और एक पीबी अलग से बना ले हाई मेमोरी का है। ये ऐसे करके हमने ये इसमें दोनों मॉडरेट हैं, इसमें मेमोरी कम है, इस एक में सीपीयू कम है। इस तरह से 4-5 हम पीवी बनाते थे और उसमें से टाइम आने पे पीवीसी का क्लेम करते थे और उसको अटैच करते थे पोर्ट के साथ। बट स्टोरेज एक कॉस्टली चीज़ है, हमें
कंट्रोल करना है, हमारे डेबिट को कह रहे हैं, बिलिंग कंट्रोल करनी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक पीवी का जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, पीवी बनाया, पीवीसी बना, ये एक तरह की स्टैटिक पीवी का कॉन्फ़िगरेशन है। डायनेमिक पीवी क्या रहता है, हमारे पास डायनेमिक, अगर बात करूं डायनेमिक पीवी की, इसमें हम पीवी नहीं बनाते हैं, इसमें हम डायरेक्टली पीवीसी बनाते हैं। हम सीधे एक पीवीसी को कॉल करेंगे कि हमें 10 जीबी का पीवीसी चाहिए, ठीक है, और उसको हम पोर्ट से अटैच कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो पीवीसी बनेगा। और पीवीसी जब बनेगा वो ऑटोमेटिकली पीवी बनाएगा, या कह सकते हैं डायनेमिक पीवी बनाएगा 10 जीबी का। और उस पीवी में हमारी जो स्टोरेज है वो मतलब हमारी जो चीज़ें वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से हमें पहले से पीवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम वी कैन सेव द कॉस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई फीडबैक हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में आपको मेल मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।